नमस्कार। पॉलिसी पल्स इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ हम शोर से परे सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं। आज मैं एक ऐसे सवाल पर आपसे बात करना चाहता हूँ जो मेरे और शायद आप जैसे कई गंभीर दर्शकों के मन में चल रहा है। यह सवाल है एक नए चलन के बारे में, राजनीतिक बाहरी व्यक्ति का उदय, एक ऐसा वैचारिक आंदोलन जो सब कुछ ठीक कर देने का वादा करता है। और खास तौर पे मैं बिहार में प्रशांत किशोर के जन सुराज पर बात करना चाहता हूँ। अब देखिए, मैं उनकी अच्छी नीयत को समझता हूँ। मैं विकास, सुशासन और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के वादे को सुनता हूँ और यकीन मानिए बिहार को भारत के कई हिस्सों की तरह इन सब की सख्त जरूरत है। लेकिन आज मेरा मूल तर्क यह है कि बिहार की भलाई के लिए जन सुराज को यह चुनाव हारना ही चाहिए। मुझे पता है यह सुनने में कठोर और शायद उल्टा भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों मानता हूं कि इस मोड़ पर जन सुराज की हार असल में उसके अपने भविष्य और उससे भी ज्यादा बिहार की स्थिरता के लिए एक जरूरी कदम क्यों है। मेरा सिद्धांत बहुत सरल है। राजनीतिक वैधता, शासन की असली क्षमता और वैचारिक मजबूती विपक्ष की आग में तपकर ही बनती है, सीधे सत्ता में आकर नहीं। आप इसे दुनिया भर में और निश्चित रूप से भारत में देख सकते हैं। जब कोई नेता या पार्टी बिना अपनी काबिलियत को बार बार की हार और संकटों में साबित किए चुनाव जीत जाती है, तो वे अक्सर अपने क्षेत्रों और देशों में अशांति और अस्थिरता ही लाते हैं। आम आदमी पार्टी का उदाहरण लीजिए, जो अन्ना हजारे आंदोलन से पैदा हुई। आदर्शवाद की एक लहर ने उन्हें दिल्ली की सत्ता में पहुंचा दिया। उन्हें एक क्रांतिकारी साफ सुथरे विकल्प के रूप में देखा गया, लेकिन हमने क्या देखा? प्रमुख नेताओं पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप, शुद्ध विचारधारा को एक स्थिर और व्यवहारिक शासन में बदलने का संघर्ष और कई शुरुआती समर्थकों के लिए एक गहरे मोहभंग का एहसास। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वे स्वाभाविक रूप से बुरे थे, बल्कि इसलिए कि उनका ढांचा और विचारधारा लगातार मिली असफलताओं से परखे बिना सत्ता के दबाव में कमजोर साबित हुई। अब कुछ लोग विदेश के उदाहरण दे सकते हैं, जैसे यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का उदय, एक करिश्माई बाहरी व्यक्ति जिसने एक नई दिशा का वादा किया। हालांकि युद्ध एक बाहरी हमला है, लेकिन कोई यह तर्क दे सकता है कि उनका नेतृत्व, जिसमें सालों के राजनीतिक अनुभव की कमी थी, कहीं न कहीं एक कमजोरी बन गया। और इतिहास के काले पन्नों को देखें तो हिटलर ने भी एक नए रेडिकल विजन का वादा किया था, एक ऐसा नजरिया जिसे कभी परखा नहीं गया था। इसका परिणाम, जैसा कि हम सब जानते हैं, अकल्पनीय विनाश था। तो इसका प्रशांत किशोर के लिए क्या मतलब है? इसमें कोई शक नहीं कि वो एक शानदार रणनीतिकार हैं। वो दूसरों के लिए चुनाव जीतना जानते हैं, लेकिन एक पार्टी का नेतृत्व करना, एक संगठन बनाना और उससे भी ज्यादा बिहार जैसे जटिल राज्य पर शासन करना एक बिल्कुल अलग और मुश्किल काम है। जन सुराज आज की तारीख में मोटे तौर पे एक व्यक्ति के विजन के इर्द गिर्द बना एक आंदोलन है। इसके पास न तो वो संस्थागत गहराई है, न ही संघर्ष में तपा हुआ कैडर, और न ही वो आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो विचारों को परखती है और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अब जरा भारत की स्थापित पार्टियों को देखिए, जिनकी हम अक्सर आलोचना करते हैं, जिन्हें हम उबाऊ या पारंपरिक कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सोचिए। आजादी के बाद वे दशकों तक सत्ता में रहे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दशकों तक विपक्ष में संघर्ष किया। बाद में इमरजेंसी के बाद उन्हें एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा और फिर 2014 के बाद से वे एक लंबे समय तक विपक्ष में हैं। इस अनुभव ने, चाहे वो कितना भी दर्दनाक रहा हो, उन्हें अनुकूलन करने और भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की पेचीदगियों को समझने और सत्ता पर एक महत्वपूर्ण विपक्ष के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया। उनमें खामियां हो सकती हैं, लेकिन वे एक स्थापित संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करते हैं। फिर बीजेपी को देखिए। उनकी यात्रा मेरे तर्क का सबसे बड़ा प्रमाण है। अपने पूर्ववर्ती जनसंघ से लेकर बीजेपी के शुरुआती दिनों तक उन्होंने दशकों तक राजनीतिक हाशिए पर समय बिताया। संसद में बस कुछ गिने चुने सांसद थे। उन्होंने अपना संगठन जमीनी स्तर से ईंट दर ईंट बार बार हार का सामना करके बनाया। उन्होंने एक गहरा कैडर विकसित किया, अपनी विचारधारा को परिष्कृत किया और वाजपेयी और आडवाणी जैसे नेता तैयार किए, जो संसदीय बहस और राजनीतिक संघर्ष की कला में माहिर थे। जब तक वे सत्ता में आए, तब तक वे एक मजबूत संघर्ष में तपी हुई राजनीतिक मशीन बन चुके थे, जो व्यवस्था से अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि वे दशकों से इसमें जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि बिहार के दिग्गज
जो इमरजेंसी के दौरान जेपी आंदोलन से उभरे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव, उनकी यात्रा क्या थी? शुरुआती जनता पार्टी का प्रयोग, जो एक जल्दबाजी में बना गठबंधन था, सरकार ने बुरी तरह से विफल रहा। उसने अस्थिरता पैदा की, लेकिन उस आंदोलन और उस विफलता की आग में तपे नेताओं ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। वे अपने राज्यों में वापस गए। उन्होंने सालों लगाकर अपनी पार्टियां बनाई और विपक्ष में काम किया और राजनीतिक सत्ता और शासन की जटिल कला को सीखा। उनकी तमाम आलोचनाओं के बावजूद वे लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर काम करते रहे। उन्होंने क्योंकि इस सत्ता के खेल को लंबे समय तक खेला है, विजेता और हारने वाले दोनों के रूप में। मेरा कहने का मतलब यह है, किसी भी नई राजनीतिक पार्टी को, चाहे उसकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, चाहे उसका नेता कितना भी प्रतिभाशाली हो, उसे विपक्ष में एक लंबा समय जरूर बिताना चाहिए। वहीं आप विनम्रता से सीखते हैं, वहीं आप रणनीतिक धैर्य विकसित करते हैं, वहीं आप सरकार के हर कदम की जांच करके नौकरशाही, नीति कार्यान्वयन और वित्तीय बाधाओं की जमीनी हकीकत को समझते हैं। वहीं आप संगठन की असली परीक्षा होती है और आपके कैडर की वफादारी सत्ता के लाभ के बिना साबित होती है। एक बिना परखे हुए आंदोलन को, चाहे वह कितना भी आदर्शवादी क्यों ना हो, सीधे बिहार जैसे जटिल राज्य की सत्ता सौंप देना उसके भविष्य के साथ जुआ खेलने जैसा है। यह उस स्थिरता और प्रगति को जोखिम में डालने जैसा है जिसे लाने का जनसुराज दावा करता है। इसलिए जब जनसुराज सुशासन की बात करता है तो मैं सुनता हूं, लेकिन जब मैं इतिहास के सबकों पर विचार करता हूं तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि उनके विजन को वास्तव में जड़ें जमाने के लिए, स्थिर और मजबूत ताकत बनने के लिए उन्हें पहले विपक्ष में रहने के अमूल्य, विनम्र और अंततः मजबूत बनाने वाले अनुभव से गुजरना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या मैं ज्यादा निराशावादी हूं या राजनीति के इस अग्नि परीक्षा वाले दृष्टिकोण में कोई समझदारी है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। पॉलिसी पल्स इंडिया के आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम आपसे अगली बार जरूर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।